हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 18 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसमें पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी अभी रिसेंट साइप्रस के दौरे पर रहे। इस दौरान साइप्रस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? साइप्रस। या पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड किस देश से संबंधित है? तो ये साइप्रस से संबंधित है। इसके अलावा भारत की जनगणना के बारे में अपन ने बात की कि इसकी अधिसूचना 16 जून 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई। इसमें अपने डिटेल में डिस्कस किया कि यह भारत की पहली डिजिटल आधारित जनगणना होगी और इसके अलावा इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। तो जातिगत जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 को की गई थी। इसके अलावा जो है 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन, इसके बारे में हमने बात की। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO द्वारा किया गया। इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। इसमें भारत की तरफ से मनसुख मंडाविया ने भाग लिया। इसमें स्पोर्ट्स न्यूज में हमने पढ़ा ISSF विश्व कप के बारे में। तो अभी रिसेंट जो है इसका आयोजन म्यूनिक जर्मनी में किया गया। इसमें अपन ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया भारत की पदक तालिका के बारे में। भारत इस विश्व कप में तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने 2 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते, कुल 4 पदक जीते। अब इसमें अपन ने पदक में अपन बात करें तो देखिए स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो भारत की तरफ से एक तो सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा मिश्रित स्पर्धा में अर्जुन बोरसे और आर्य बबूता ने इसमें स्वर्ण पदक जीते, जो अपन ने कल डिस्कस किया कंप्लीट। इसके अलावा 2 कांस्य पदकों में एक तो शिफ्ट कोड सामरा और एक एली वनारवल ने कांस्य पदक जीते। इसके अलावा जो है ब्लेज मेट्रेवली की अभी रिसेंट चर्चा में रही। यह यूनाइटेड किंगडम की अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी जो है MI6, इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है। तो इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि महिला प्रमुख अगर खुफिया एजेंसी की, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। इसके अलावा अपन ने इसके साथ साथ जो है अभी रिसेंट जो महिला प्रमुख है भारतीय मूल की तुलसी गेबार्ड के बारे में डिस्कस किया कि तुलसी गेबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी USA की प्रमुख है। और भारतीय मूल के जो प्रमुख होते हैं विदेशों में, वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा अपन ने काश पटेल के बारे में बताया कि वो FBI जो अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसके भी अभी वर्तमान में प्रमुख है। तो इसके अलावा जो न्यूज है उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए AI-171 विमान दुर्घटना जो अहमदाबाद में हुई थी, उसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन किया। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में AI-171 विमान दुर्घटना के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया गया? तो गोविंद मोहन, ये वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी है। भारत का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र, इसके बारे में देखिए, इसका जो अभी रिसेंट उद्घाटन हुआ तमिलनाडु के चेन्नई में, और इसके तहत जो है भारत में एग्रीकल्चर ड्रोन विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे और जो ट्रेनर्स को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ट्रेन द ट्रेनर इनिशिएटिव के तहत। इसके बाद में अपन ने पढ़ा पवन ऊर्जा क्षमता भारत की, जो केंद्र सरकार द्वारा अभी रिसेंट इसके बारे में डाटा दिया गया। इसके तहत भारत की जो पवन ऊर्जा क्षमता यह वर्ष 2025 में 51.5 गीगावाट तक पहुंची। इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो है इस पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में भारत वैश्विक स्तर पर 4थे स्थान पर है, जबकि चीन पहले स्थान पर है। राज्यों में अगर बात करें पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में तो गुजरात पहले स्थान पर है और वर्ष 2024-25 में जो है सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक राज्य में हुई। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज में अपन ने 2 इंपॉर्टेंट डेज पढ़े, एक तो अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस और अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस। ये दोनों ही जो दिवस है ये प्रतिवर्ष 16 जून को मनाए जाते हैं। देखिए, घरेलू कामगार जो दिवस है, ये जो घरेलू श्रमिक है जो उनके कार्यों को रेखांकित करने, उनके कार्यों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जबकि पारिवारिक धन प्रेषण दिवस जो है ये रेमिटेंस मतलब जो विदेशों में काम कर रहे लोग हैं वो अपने पारिवारिक देखभाल के लिए जो पैसा भेजते हैं, उनकी उपलब्धियों को उनको सम्मानित करने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। ध्यान रखना है, ये दोनों दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 16 जून को मनाते हैं। अब अपन बात करें आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या है, तो उसमें पहली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करें तो यह है आपके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है यह जो 7 बिग
केट मतलब जो बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए गठित किया गया है। इसके जो गठित करने की जो प्रस्ताव तैयार किया गया था वो भारत द्वारा तैयार किया गया था, भारत की सिफारिश पर इसका गठन किया गया है। अभी रिसेंट ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया रिसेंट, और वह पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत के जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव को। तो रिसेंट इसी न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्र सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखिए ये सर्वसम्मति से इनका चुनाव हुआ, और इसके अलावा जो है इसका मुख्यालय भी भारत में होगा इस गठबंधन का। तो यहाँ पे जो इससे संबंधित जो नियम है, कार्यप्रणाली से संबंधित नियम और बजट भी इसमें स्वीकृत किए गए। इसके अलावा अपन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो देखिए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में अपन ने बात की, 2023 में इसका गठन हुआ। 9 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिग कैट अलायंस या बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। अब 7 बिग कैट कौन है, बड़ी बिल्ली प्रजातियां कौन सी है, इसमें देखिए बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, हिम तेंदुआ और चीता, इसमें जो है 7 बिग कैट बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं। इनके संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया है जो कि लुप्त प्राय है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके महानिदेशक की नियुक्ति। देखिए एक तो अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र यादव, जबकि भारत सरकार में, केंद्र सरकार में अधिकारी है एसपी यादव। तो एसपी यादव को इनका महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। एक तो पूरा डिटेल में अपने बात की, 2 नियुक्तियां कौन कौन सी हुई, एक तो पहले अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र यादव और इसके अलावा इसके महानिदेशक बने हैं एसपी यादव। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए अलियावती लोंगकुमेर, ये अभी रिसेंट चर्चा में रहे। ये किस कारण से चर्चा में रहे, इन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर कोरिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जो ये रिसेंट अभी क्या है कि उत्तर कोरिया से अभी काफी टाइम से जो है राजदूत की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो उसमें अभी उत्तर कोरिया इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में अपन बात करें तो ये देखिए आपके 2008 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और ये इससे पहले पराग्वे में राजदूत थे। उत्तर कोरिया के बारे में अपन बात करें तो देखिए उत्तर कोरिया जो है ये कम्युनिस्ट कंट्री है, साम्यवादी देश है, और ये जो है इसके रिश्ते रूस और चीन के साथ बहुत अच्छे हैं। रिसेंट अभी आपने सुना होगा कि जैसे इसके बारे में ये आरोप भी लगते हैं कि पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनको चोरी छुपे दी थी, इसी कारण से इन्होंने परमाणु हथियार भी विकसित कर लिए। अभी भारत के लिए इनसे संबंध सुधारने का मकसद क्या है कि अभी रिसेंट इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलें भी विकसित की है, बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित की है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो भारत पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और अन्य देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाने के लिए इनके साथ जो है संबंध बढ़ा रहा है। तो ये अभी रिसेंट चर्चा में है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे अगर उत्तर कोरिया को काउंटर कर लिया जाता है तो ये एक पाकिस्तान के साथ संतुलन की कोशिश की जा रही है, इस कारण से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो देखिए यू मुंबई अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। यू मुंबई एक टीम है, टेबल टेनिस टीम है। यू मुंबई ने रिसेंटली जो है अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है पहली बार। तो देखिए ये जो यू मुंबई की टीम है इन्होंने जयपुर पैट्रियट्स को हराकर ये खिताब जीता है और इसका फाइनल जो है अहमदाबाद में आयोजित हुआ। अब देखिए ये जो अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ये इसका 6ठा सीजन था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता, यू मुंबई ने। आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड थोड़ा अलग हो गया, किस तरह से पूछ सकते हैं कि हाल ही में यू मुंबई ने अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किस टीम को हराकर जीता, तो ये आपके जयपुर पैट्रियट्स रहेगा। अब अपन पुरस्कार की बात करेंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब दिया गया भारत के हरमीत देसाई को। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब है यह बर्नडेट जोस को दिया गया। अब देखिए ये बर्नडेट जो है यह वर्तमान में यू मुंबई की कैप्टन भी है। तो यहाँ पे आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, यू मुंबई ने। किसको हराकर, जयपुर पैट्रियट्स को। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो देखिए ये अभी आर्मांडो डुप्लांटिस अभी चर्चा में रहे हैं। ये एक एथलीट है, ये पोल वाल्ट के खिलाड़ी है। पोल वाल्ट एक स्पर्धा है, इसके खिलाड़ी है। इन्होंने रिसेंट जो है 12वीं बार जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया इस स्पर्धा में। अब ये जो है डायमंड मीट लीग में स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड मीट लीग मीट में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है और स्पर्धा। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो एथलीट है, कौन से खिलाड़ी है, किस देश से संबंधित है, तो आर्मांडो डुप्लांटिस जो है स्वीडन से है और इन्होंने अपने गृह देश में, अपने ही देश में
जो है पोल वाल्ट के खिलाड़ी है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, डुप्लांटिस एथलीट है पोल वाल्ट के, और ये किस देश से है, ये स्वीडन से है। इन्होंने हाल ही में डायमंड लीग मीट में विश्व रिकॉर्ड बनाया 12वीं बार। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए ये है आपकी सीपरी रिपोर्ट। सीपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। सीपरी रिपोर्ट अधिकतर जो है वैश्विक हथियारों के बारे में जारी की जाती है, वैश्विक हथियार और परमाणु हथियारों के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है सीपरी रिपोर्ट 2025, ये अभी हाल ही में इस इंस्टीट्यूट ने परमाणु हथियारों के बारे में रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत जो है वैश्विक स्तर पर कुल वॉरहेड्स वर्तमान में है, कुल हथियार है 12,241। इसके अलावा जो सैन्य भंडार में परमाणु हथियारों की बात करें तो 9,614 है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें सर्वाधिक जो परमाणु हथियार है यह रूस के पास है, उसके बाद दूसरा स्थान आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। अब इसमें जो और अलग इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अभी इसमें जैसे भारत ने भी अपने परमाणु हथियार वर्ष 2024 में परमाणु हथियारों में वृद्धि की है, हालांकि कितनी वृद्धि की है ये इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। इसके अलावा भारत परमाणु हथियारों को ले जाने वाले वारहेड्स भी नई टेक्नोलॉजी के विकसित कर रहा है, तो ये भी इस रिपोर्ट में है। इसमें और डिटेल में अगर अपन बात करें सीपरी रिपोर्ट के बारे में तो टोटल 9 परमाणु हथियार जो राष्ट्र है वो अपने हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि चीन के पास अभी वर्तमान में 600 वारहेड्स है, और ये अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में कि 2030 तक चीन के पास भी रूस और अमेरिका जितने परमाणु हथियार हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो अनिश्चितता आ रही है परमाणु हथियारों को बढ़ाने की, ये इसके कारण है वैश्विक संघर्ष जो अभी वर्तमान में ग्लोबल उथल पुथल है। जैसे अभी दो तो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, एक तो रूस यूक्रेन युद्ध और एक मिडल ईस्ट में आपके ईरान इजराइल युद्ध। तो यहाँ पे इस कारण से जो है सभी अपने परमाणु हथियार बढ़ाने में लगे हैं। इस रिपोर्ट ने इस चीज को रेखांकित किया है। आगे हम लोग बात करें 51वां G7 शिखर सम्मेलन अभी रिसेंट आयोजित हुआ कनाडा में। कनाडा में कहाँ हुआ, कनाडा में इसका आयोजन हुआ अल्बर्टा के कनानिस्किस जगह पर इसका आयोजन हुआ। इस G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वह कनाडा में की गई। अब G7 में 7 मेंबर है, 7 विकसित देशों का समूह है। अब 7 विकसित देश कौन कौन से इसमें देखिए, एक तो कनाडा, और यूरोप से अगर बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये आपकी यूरोप से है, और यूके भी यूरोप से, जापान इसमें है, और संयुक्त राज्य अमेरिका। टोटल 7 देश है। अब अगर इसमें अपन बात करें कि विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है, देखिए भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है क्योंकि हाल ही में भारत विश्व की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है इस कारण से। और इसके अलावा जो है विकसित देश या जो रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं उन देशों को आमंत्रित किया जाता है। तो G7 इस समिट में भारत के अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और यूक्रेन को इसमें आमंत्रित किया गया। विशेष रूप से ये आमंत्रित मेंबर है लेकिन G7 के सदस्य नहीं है। इसके अलावा अपन G7 के बारे में और बात करें तो देखिए G7 के जो एजेंडे है प्रमुख किन किन मुद्दों पर डिस्कस किया गया, तो इसमें एक तो राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक और सैन्य मुद्दों पर डिस्कस किया जाता है। तो अभी जैसे रूस यूक्रेन युद्ध इस पर डिस्कस किया गया, और इसके अलावा इजराइल ईरान संघर्ष पर भी डिस्कशन हुआ। इसके अलावा जो है G7 में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा और इसके अलावा जो शरणार्थियों के मुद्दे पर भी डिस्कशन हुआ। इसके जो है 4 राजनीतिक और सैन्य मुद्दों के अलावा जो है 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर प्रमुख रूप से ये डिस्कस करते हैं। ये कौन कौन से, एक तो आर्थिक विकास, वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर डिस्कस होता है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है आपूर्ति श्रृंखला, उस पर डिस्कशन होता है। इसके अलावा ऊर्जा, एनर्जी पर डिस्कस होता है। और नेट जीरो लक्ष्य जो है, ये नेट जीरो लक्ष्य आपके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो इन पर डिस्कस होता है। तो ये जो G7 के मुख्य एजेंडे किन किन विषयों पर इसमें चर्चा हुई, ये प्रमुख है। आगे अपन इसके G7 के बारे में और डिटेल में बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई। G7 समूह की स्थापना फ्रांस की पहल पर। इस दौरान 1975 में ये G6 समूह के रूप में किया। 1976 में इसमें कनाडा जुड़ा, तो इस प्रकार ये G7 हुआ। उसके बाद में 1998 में रूस जुड़ा, तो ये G8 ग्रुप हुआ। उसके बाद 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को इस ग्रुप से अलग कर दिया गया, और तो ये फिर से G7 ग्रुप रहा। तो ये चीज है, ये विकसित अर्थव्यवस्था का समूह है जिसमें मुख्य रूप से अपन ने बात की आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इनके नेतृत्व में मीटिंग्स होती है। आगे अपन बात करें तो देखिए ये है आपके विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो आप देखिए इसके वर्ड से भी समझे कि ये किससे संबंधित है। तो ये मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम को इसके रोकथाम के उपायों को बढ़ाने और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष जो है 17 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष इस दिवस की थीम जो है यह है
भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डे क्या है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डे है, ये है आपके विश्व मगरमच्छ दिवस, क्रोकोडाइल डे। यह भी प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है मगरमच्छ की विभिन्न प्रणालियों, जो विभिन्न प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज में इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण है, ये दोनों दिवस जो है 17 जून को मनाए जाते हैं। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप आप सबको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आपको क्लास से रिलेटेड या ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड आपके कुछ सजेशंस है जो हम आपके कंट्रीब्यूशन, आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।